नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 12 फरवरी अथवा ऑप्शन डी 11 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 11 फरवरी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया जाता है। साल 2015 से ही इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। इसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अभी वर्तमान में दुनिया में महिला अनुसंधानकर्ता लगभग 30% ही हैं। स्टेम यानी फुल फॉर्म कहें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व यूनानी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला, इसी यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा, हिपोक्रेट्स को यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूँ तो विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है, जिसकी शुरुआत ग्रीस यानी यूनान से हुई थी। लेकिन भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान यानी इसे रिवाइव करने का श्रेय हकीम अजमल खान को ही जाता है। हिपोक्रेटस को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई थी। यानी इसका इस्तेमाल तो पहले से ही था, लेकिन बीच में ये ख़त्म सा हो गया था। जैसे योग, तो वैसे ही ये ख़त्म सा हो गया था, इसे फिर से रिवाइव किया हकीम अजमल खान ने। यानी इसका इस्तेमाल मुगल कालीन भारत में भी किया जा चुका है। इस साल इस दिवस की थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अल्जामिया तुस सैफिया सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समुदाय से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर ए बोहरा समुदाय, बी बरेलवी समुदाय, सी हनफी समुदाय अथवा ऑप्शन डी वहाबी समुदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी बोहरा समुदाय। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में अल्जामिया तुस सैफिया सैफी अकादमी जिसे बोलते हैं संक्षेप में, इसके नए परिसर का उद्घाटन किया। अल्जामिया तुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में यह संस्थान बोहरा समुदाय की सीखने की परंपराओं और साहित्यिक संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहा है। 2 सदियों से भारत में काम कर रहे इस शिक्षण संस्थान के दुनिया में 4 कैंपस है। यह अरबी अकादमी भारत, पाकिस्तान और केन्या में इस्लामिक शिक्षा देता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे बाल मित्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या हैं? पहला, ये एक परीक्षा संबंधी ऐप है। दूसरा, ये बाल विकास से संबंधित एक एनजीओ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लोगों एवं बाल अधिकार पैनल के बीच 2 तरफा संचार को सक्षम करने के लिए बाल मित्र नाम का एक व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है। इसका मकसद बच्चों और उनके अधिकारों से जुड़े तमाम मामलों पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना और इसके जरिए रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से शिकायत पंजीकरण, जानकारी प्राप्त करना, शिकायत की स्थिति पर नज़र रखने जैसे काम किए जा सकेंगे, यानी ट्रैक भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ये चैटबॉट लोगों खासकर माता पिता को
उनके बच्चों के स्कूल में प्रवेश और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी मार्गदर्शन करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्यूइन, कुछ लोग इसे प्यूनी भी बोलते हैं, ये शब्द काफी चर्चा में रहा। ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए दंड प्रक्रिया की गंभीरता, बी न्यायाधीशों की रैंकिंग, सी विदेश नीति अथवा ऑप्शन डी गुप्तचर व्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी न्यायाधीशों की रैंकिंग से संबंधित है। ये व्याख्या देख लेते हैं। प्यूनी या प्यूइन शब्द का प्रयोग अधिकतर न्यायाधीशों के संदर्भ में उनकी रैंक की वरिष्ठता को या कनिष्ठता को बताने के लिए किया जाता है। ज्यादातर कनिष्ठता के संदर्भ में ही लिया जाता है। प्यूनी जज या प्यूइन जज शब्द का प्रयोग सामान्य कानून कॉमन लॉ वाले देशों में उन न्यायाधीशों के लिए किया जाता है जो वरिष्ठता में नीचे रैंक पर हैं, यानी उस अदालत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कोई भी न्यायाधीश। कॉमन लॉ यानी सामान्य कानून, कानून का वो निकाय है जो न्यायाधीशों द्वारा उनके लिखित राय के माध्यम से बनाया जाता है, न कि विधियों या संविधानों यानी वैधानिक कानून के माध्यम से। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और भारत सहित राष्ट्रमंडल देश सामान्य कानून वाले देश हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।